दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं एक चेक बाउंस को लेकर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज बताऊंगा। आपने अगर किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हो, उसके बदले आप चेक लेते हो, मान लो उस व्यक्ति द्वारा आपके पैसे लौटाया नहीं जाता है, तो आप उनसे कैसे वसूल सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास या मैसेज आपके पास पहुंच सके। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपने कभी भी किसी व्यक्ति को पैसे उधार देने से पहले तो ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप अब किसी भी व्यक्ति को पैसे देते हो तो उसके बदले एक चेक प्लस स्टाम्प पर लिखवा लेना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को इतने पैसे दे रहा हूं, इतने महीने के लिए दे रहा हूं, इस महीने में अगर ये अदा नहीं करता है तो मैं इसकी प्रॉपर्टी या इससे दुगने पैसे वसूल सकता हूं। ये सारी चीजें उसमें लिखे। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, किसी व्यक्ति से आप पैसे किसी व्यक्ति को देते हैं तो चेक पर जो राशि है उस राशि को जितने महीने के आपने पैसे दिए 1 लाख रुपए तो प्लस ब्याज सहित उस चेक में ऐड करवाएं और उसी डेट का चेक लें। और इसके साथ साथ स्टाम्प पर जरूर लिखाएं, क्योंकि स्टाम्प पर लिखवाने का ये मतलब होता है कि आपने इस व्यक्ति को इतने पैसे उधार दिए। कभी कभी हम कोर्ट में देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति जिस व्यक्ति को चेक दे देता है उस व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज करा देता है। FIR क्या दर्ज कराता है कि हमने इस चेक संख्या का, इस नंबर का चेक था जो हम रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते में ये गिर गए, जो गुम होने के कारण इस चेक की FIR दर्ज करे या गुमशुदगी की दर्ज करे, जिससे आपके पैसे डूब सकते हैं। क्यों डूब सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपकी उस चेक की FIR दर्ज करा दी, गुम होने की FIR। तो आप बैंक में कैसे लगा सकते हो, उसके पैसे कैसे वसूल सकते हो? बहुत सारी परेशानी होती है दोस्तों। पैसे देने से पहले सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही आप पैसे दें और पैसे किस प्रकार से वसूल, ये सारी चीज़ें पहले देख लेना चाहिए। अब मान लो आपने किसी को पैसे दे दिए, उन्होंने FIR दर्ज करा दी। अगर वो FIR दर्ज कराने के बावजूद आपने कोर्ट में जो डेट उसने दी उस डेट को आपने बैंक पे लगा देते हो, बैंक में डिसऑनर हो जाता है। उसके पैसे नहीं होने के कारण डिसऑनर होने के बाद जो बैंक से एक स्लिप मिलती है डिसऑनर रिटर्न मेमो, उस रिटर्न मेमो को लेकर आप किसी भी वकील के पास जा सकते हो। वकील के पास जाकर उसे सबसे पहले एक लीगल नोटिस देना पड़ता है, जो 7 दिवसीय भी हो सकता है, 15 दिवसीय भी हो सकता है। उसे लीगल नोटिस देने के बाद या तो वो लीगल नोटिस देते ही आपके पैसे ब्याज सहित लौटा देगा, अगर नहीं लौटाता है, अन्यथा नहीं लौटाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ किसी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस आपने 15 दिवसीय दिला दिया, उसके बाद में 30 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ आपको 138 NI एक्ट में परिवाद कोर्ट में, संबंधित कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। उस लीगल नोटिस के बाद ये ध्यान जरूर रखना है कि आपने अगर 15 दिवसीय लीगल नोटिस दिया है तो 15 दिवस के बाद ही आप कोर्ट में परिवाद पेश कर सकते हैं। अगर उसके पहले आप परिवाद पेश करते हो तो आपका परिवाद कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसे 15 दिवसीय मौका दिया 15 दिन का कि आप इस 15 दिन में हमारे पैसे लौटा दीजिए। अगर आप 15 दिन के अंदर अगर परिवाद पेश करते हो तो आपका परिवाद खारिज हो सकता है। इसलिए सारी चीजें आपको विशेष सारी चीजें ध्यान के रखना पड़ेगा, जब भी आपके पैसे आ सकते हैं, जब भी आपके पैसे वसूल सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप लीगल नोटिस देते हैं, लीगल नोटिस 15 दिन के बाद उसे 15 दिन जैसे निकलते हैं उसके खिलाफ आप 138 NI एक्ट में संबंधित जो कोर्ट है उसमें आपको परिवाद पेश करना है NI एक्ट का। जैसे ही NI एक्ट का परिवाद पेश होता है तो उसमें कोर्ट द्वारा कॉन्ग्लिजेंस लिया जाता है। ये लिया जाता है कि आपने पूछा जाता है कोर्ट द्वारा कि आपने किस वजह से दिया है, किस कारण से, कौन सी डेट को दिए, कितने पैसे थे, ये सारी चीजें वहां पूछी जाती है। उसके बाद में कोर्ट को ये लगे कि वास्तव में इस व्यक्ति ने इतने पैसे दिए, ये सही है, तो कोर्ट उसमें प्रश्न ज्ञान लेती है और प्रश्न ज्ञान लेने के बाद दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद जो अभियुक्त है जिसने आपके पैसे लिए उसके खिलाफ कोर्ट द्वारा नोटिस इशू होते हैं। जब
कोर्ट के द्वारा इशू होते हैं नोटिस, उसमें उस परिवादी जो मुलजिम है उनका पता लिखा जाता है, उस पते पर सम्मन जारी होते हैं। सम्मन जारी होने के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो सम्मन लौट के वापस आ जाते हैं। फिर आपको तलबाना पेश करना पड़ता है, दोबारा फिर सम्मन भिजवाया जाता है। सम्मन जैसे तामील होता है उसके बावजूद फिर जमानती वारंट जारी होते हैं। जमानती वारंट के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो गिरफ्तारी वारंट से उसे तलब किया जा सकता है। सारी चीज़ें होती है, गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, उसके बाद एविडेंस होती है। सारी चीज़ें होने के बाद आपके पैसे सिक्योर मान देते हैं। लेकिन जैसे एविडेंस होती है उस जगह वो व्यक्ति आएगा किसको लेकर कि मैंने ये ऑलरेडी गुमशुदगी दर्ज कर रखी कि मेरे ये चेक बाउंस ये चेक गुम हो गया था। जैसे वो व्यक्ति ऐसे आए तो आपके पास अब क्या सबूत है? आपके पास मैंने कहा था कि स्टाम्प पर भी लिखवाइए, जो स्टाम्प है वो अब इस जगह आपके काम आएगा। जैसे आप कोर्ट में वो आता है, व्यक्ति आता है कि मेरा चेक गुम हो गया, तो जैसे ही आप वो आता है तो अपन उस स्टाम्प को दिखाएंगे कोर्ट में कि इस स्टाम्प भी लिखा हुआ है इस व्यक्ति के, कि स्टाम्प का इन्होंने गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी कि मेरा स्टाम्प खो गया है। जैसे ही स्टाम्प आएगा तो कोर्ट मानेगी कि ये 420 कर रहा है व्यक्ति, तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है कि ये व्यक्ति जानबूझकर इस व्यक्ति के पैसे ले रखा है, पैसे लेने के बावजूद गुम होने का चेक गुम होने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें जब काम आती है तो उसके बाद आपके पैसे कोई खा नहीं सकता, आपके पैसे कोई रोक नहीं सकता। उस व्यक्ति को या तो पैसा देना पड़ेगा या उसे जेल की हवा खाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति को XYZ किसी भी व्यक्ति को पैसे दे, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें ध्यान में रखने के बावजूद बाद में आप उसे पैसे दें। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।